ही में एक स्मोक डिटेक्टर खरीदा और बॉक्स पर एक छोटा रेडियोधर्मी प्रतीक देखा, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ। स्मोक डिटेक्टर रेडियोधर्मी क्यों होते हैं? खैर, इस वीडियो में हम इस स्मोक डिटेक्टर के अंदर का पता लगाने जा रहे हैं। देखें कि यह कैसे काम करता है और समझें कि रेडियोधर्मी क्षय का उपयोग धुएं का पता लगाने के लिए कैसे किया जाता है। साथ ही अंत तक बने रहें, जहां हम दो संबंधित विषयों या शाखाओं पर चर्चा करेंगे। गीजर काउंटर कैसे काम करते हैं और उच्च परमाणु संख्या वाले परमाणु प्रतिसहज रूप से छोटे क्यों होते हैं। यह वीडियो पीसीबी द्वारा प्रायोजित है। उनके बारे में बाद में और अधिक, लेकिन अभी के लिए चलिए सीधे शुरू करते हैं। जब हम स्मोक डिटेक्टर खोलते हैं तो हमें कई घटक मिलते हैं। यहाँ हमारे पास बैटरी है जो निश्चित रूप से लगभग हमेशा खराब रहती है और उसे बदलने की आवश्यकता होती है। यहाँ हमारे पास पीजोइलेक्ट्रिक स्पीकर है जो अलार्म और चहचहाहट दोनों उत्पन्न करता है, जो ईमानदारी से दुनिया की सबसे निराशाजनक आवाजों में से एक है। इसके बाद हमारे पास एक थ्रू होल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी है, जिसमें बस कुछ बुनियादी घटक होते हैं और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह बेहद सस्ता हो। पीसीबी पर हमारे पास मुख्य माइक्रोचिप है और अंत में यहाँ हमारे पास स्मोक डिटेक्टर का दिल है, एक धातु का सिलेंडर जिसमें हवा और धुआं बहने देने के लिए सभी तरफ वेंट हैं। इस गुंबद के अंदर एक छोटा सिलेंडर है जिसके ऊपर एक धातु की डिस्क है और नीचे एक और, जिसमें प्लास्टिक अलग करके दोनों को पकड़े हुए है। निचली डिस्क के केंद्र में एक छोटा वेड है जिसमें आइसोटोप अमेरिकियम 241 के 300 नैनोग्राम हैं, जो रेडियोधर्मी है और इसलिए पैकेजिंग पर इस प्रतीक की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यह कहना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के आयनकारी स्मोक डिटेक्टर को खोलना खतरनाक है और इसे कभी भी नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि वयस्कों की देखरेख में भी नहीं। अमेरिकियम, जैसा कि हमने बताया, रेडियोधर्मी है और जब यह धातु के सिलेंडर के अंदर होता है तो यह पूरी तरह से सुरक्षित होता है, लेकिन बाहर यह बहुत खतरनाक है, खासकर अगर इसे सांस के जरिए अंदर लिया जाए या निगला जाए। इसे अलग कर देते हैं ताकि आपको ऐसा न करना पड़े। और यह खैर, रेडियोधर्मी अमेरिकियम 241 की छोटी मात्रा अल्फा कणों का उत्सर्जन करती है, जो अत्यधिक ऊर्जावान, अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलने वाले हीलियम नाभिक होते हैं, जिनमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और इस प्रकार ये सकारात्मक रूप से आवेशित आयन होते हैं। कितनी तेज? खैर, वे अमेरिकियम नाभिक से लगभग 15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर निकल 2,000 गुना तेज है या चीते से 4,19,000 गुना तेज है। गतिज ऊर्जा की यह अविश्वसनीय मात्रा ही विकिरण को खतरनाक बनाती है। वैसे रेडियोधर्मी क्षय के अन्य प्रकार बीटा और गामा क्षय हैं, जो क्रमशः अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन और उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन हैं। हालांकि आयनीकरण धूम्रपान डिटेक्टरों में अमेरिकियम 241 मुख्य रूप से अल्फा कण उत्पन्न करता है। जैसे ही ये सकारात्मक रूप से आवेशित हीलियम नाभिक हास्यास्पद गति से बाहर निकलते हैं, अल्फा कण वायुमंडल में परमाणुओं से टकराते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनों को गिरा देते हैं। इस प्रकार सकारात्मक रूप से आवेशित नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य गैसें और हजारों मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ध्यान दें कि कोई भी परमाणु या अणु जिसने इलेक्ट्रॉन खोया या प्राप्त किया है, वह आवेशित होता है और इस प्रकार उसे आयन कहा जाता है। वास्तव में एक एकल अल्फा कण में इतनी ऊर्जा होती है कि वह लगभग 10,000 सकारात्मक रूप से आवेशित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आयन और दसियों हजार इलेक्ट्रॉन बना सकता है। इस प्रक्रिया को आयनकारी विकिरण कहा जाता है। मेरे एक प्रोफेसर ने एक बार अल्फा कण को मिट्टी के बर्तन की दुकान में बैल के रूप में संदर्भित किया था। अल्फा कण हर चीज में घुस जाते हैं, जिससे परमाणु अराजकता पैदा होती है। यहाँ अमेरिकियम 241 के साथ एक क्लाउड चैम्बर की तस्वीर है और इसमें आप अलग अलग अल्फा कणों द्वारा बनाए गए पथ देख सकते हैं। वैसे जिसने भी इन रेडियोधर्मी धूम्रपान डिटेक्टरों को आयनकारी धूम्रपान डिटेक्टरों के रूप में विपणन किया है, ईमानदारी से कहें तो कोई भी कभी भी रेडियोधर्मी धूम्रपान डिटेक्टर नहीं खरीदेगा।
लेकिन हम विषय से भटक गए। इस उपकरण के बाहर ये इलेक्ट्रॉन और सकारात्मक रूप से आवेशित वायुमंडलीय आयन अंततः पुनः संयोजित हो जाएंगे। आयनीकरण कक्ष कहा जाता है। हम धुएं का पता लगाने में मदद के लिए अल्फा क्षय का उपयोग करना चाहते हैं। 5:11 और ऐसा करने के लिए हम 2 धातु डिस्क का उपयोग करते हैं और बैटरी से वोल्टेज को ऊपर और नीचे की डिस्क पर इस तरह से लागू करते हैं कि ऊपर वाला सकारात्मक रूप से चार्ज हो और नीचे वाला नकारात्मक हो। जैसा कि आप जानते हैं, नकारात्मक चार्ज और सकारात्मक चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और परिणामस्वरूप नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए इलेक्ट्रॉन ऊपरी सकारात्मक रूप से चार्ज की गई धातु की प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं और इसके विपरीत सकारात्मक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आयन नीचे की डिस्क की ओर आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक करंट है और इस चिप में सर्किटरी का उपयोग करके हम शीर्ष प्लेट पर खींचे गए करंट को माप सकते हैं, जो समान अल्फा स्रोत हर सेकंड लगभग 37,000 अल्फा कण उत्सर्जित करता है, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से खींचे जाते हैं। लेकिन यह केवल 50 या इतने ही पिकोलैम्प करंट के बराबर होता है, जो कि बहुत कम है। यह अमेरिकियम 241 से आयनकारी विकिरण के परिणामस्वरूप प्रवाहित होने वाली करंट की मात्रा के लिए एक आधार रेखा प्रदान करता है। हालांकि जब धुआं इन वेंट के माध्यम से और सिलेंडर में आता है, धुएं में बहुत अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ी कालिख या अधिक जटिल कार्बन संरचनाएं, बिना जला हुआ पदार्थ, वाष्पशील यौगिक और कई अन्य घटक होते हैं। इस प्रकार जब आग, सुलगते हुए दहनशील पदार्थ या जले हुए पॉपकॉर्न से निकलने वाला धुआं आयनीकरण कक्ष में मौजूद होता है, तो यह अल्फा कणों के साथ साथ आयनित वायु अणुओं और इलेक्ट्रॉनों को भी रोक लेता है। कार इलेक्ट्रॉनों को ऊपरी प्लेट तक पहुंचने से रोकता है और धनात्मक आयनों को निचली प्लेट तक पहुंचने से रोकता है। ऊपरी प्लेट में प्रवाहित होने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन का अर्थ है कि कोई करंट मौजूद नहीं है और करंट की इस कमी को यहाँ नीचे माइक्रोचिप द्वारा मापा जाता है, जो बदले में पीजोइलेक्ट्रिक अलार्म को ट्रिगर करता है ताकि आपको सचेत किया कि 3 प्रकार के विकिरण होते हैं: अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कणों में सबसे बड़ी आयनीकरण क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, वे सबसे अधिक संख्या में आयन और आयनीकरण कक्ष में धारा का एक स्थिर प्रवाह उत्पन्न करते हैं जब कोई धुआं मौजूद नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि अल्फा कण बहुत अधिक ऊर्जा के साथ बाहर निकलते हैं, वास्तव में वे व्यावहारिक रूप से किसी भी चीज से रोके जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके हीलियम नाभिक, जो बीटा या गामा कणों से बहुत बड़े होते हैं, केवल कुछ सेंटीमीटर हवा, प्लास्टिक का एक पतला टुकड़ा या त्वचा कोशिकाओं की कुछ परतें अल्फा कणों को रोकने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि गामा कण या फोटॉन अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि वे बहुत दूर तक और बहुत मोटी वस्तुओं के माध्यम से यात्रा करने में सक्षम होते हैं और केवल सीसा या कंक्रीट की परतें जैसी सघन धातुएं और बीटा कण त्वचा के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की एक पतली शीट उन्हें रोक सकती है। आपके 3 संभावित सवालों के जवाब दें। अमेरिकियम 241 रेडियोधर्मी क्यों है? इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? और अंत में, क्या अन्य प्रकार के स्मोक डिटेक्टर हैं? खैर, अमेरिकियम 241 आवर्त सारणी में नीचे है। इसके नाभिक में 95 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन और इसके गोले में 95 इलेक्ट्रॉन हैं। आप शायद इस विचार से परिचित हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। खैर, यहाँ हमारे पास 95 धनात्मक आवेश और न्यूट्रॉन का एक समूह है जो सभी मजबूत परमाणु बल द्वारा एक साथ चिपके हुए हैं। हालांकि इन 95 प्रोटॉन की प्रतिकर्षण शक्तियां और न्यूट्रॉन से उनका अनुपात नाभिक को अस्थिर बनाता है और परिणामस्वरूप 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करने की संभावना होती है और इस प्रकार यह नेपच्यूनियम 237 में बदल जाता है। 300 नैनोग्राम अमेरिकियम है, जो लगभग 750 ट्रिलियन परमाणुओं के बराबर है और 432.2 वर्षों के दौरान यह संख्या अमेरिकियम 241 के 375 ट्रिलियन परमाणुओं और नेपच्यूनियम 237 के 375 ट्रिलियन परमाणुओं में विघटित हो जाएगी। वैसे नेपच्यूनियम 237 भी रेडियोधर्मी है
और अल्फा कण उत्सर्जित करता है, लेकिन क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात अधिक स्थिर है, इसका आधा जीवन 2.14 मिलियन वर्ष है। तो फिर चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अमेरिकियम 241 का उत्पादन कैसे किया जाता है? खैर, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि यह प्लूटोनियम 239 और 240 के न्यूट्रॉन सक्रियण के साथ प्लूटोनियम 241 में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उत्पन्न होता है और फिर प्लूटोनियम बाद में बीटा कण उत्सर्जित करता है और अमेरिकियम 241 में विघटित हो जाता है। इसका मतलब है कि सभी आयनकारी धूम्रपान डिटेक्टरों में कुछ सामग्री होती है जो परमाणु रिएक्टर से आती है। वैसे यह अमेरिकियम ऑक्साइड के रूप में होता है और सुरक्षा कारणों से इसके ऊपर सोने की एक पतली चादर होती है। प्रत्येक स्मोक डिटेक्टर में इतनी कम मात्रा में अमेरिकियम होता है कि एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न 1 ग्राम से दसियों हजार या उससे ज्यादा स्मोक डिटेक्टर बनाए जा सकते हैं। अंत में, क्या धुएं का पता लगाने का कोई और तरीका है? और इसका जवाब है हाँ। धुएं का पता लगाने का दूसरा सबसे आम तरीका फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर या लाइट का उपयोग करना है, लेकिन इन दो तरीकों के अलावा भी कई तरीके हैं। फोटोइलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर में एक चैम्बर के एक तरफ लेड और दूसरी तरफ सेंसर होता है। हालांकि इस कक्ष में प्रकाश के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है और इस प्रकार यह सेंसर तक नहीं पहुंच सकता। कक्ष में प्लास्टिक के अतिरिक्त टुकड़े जोड़े जाते हैं ताकि इसे ऐसा बनाया जा सके कि परावर्तित प्रकाश भी सेंसर तक न पहुंच सके। हालांकि जब धुआं मौजूद होता है, धुएं के कण एलईडी से प्रकाश को विक्षेपित करते हैं, इसे धुएं में फैला देते हैं और इस प्रकार सेंसर प्रकाश का एक अंश देख पाता है। स्मोक डिटेक्टर के प्रत्येक डिजाइन के कई फायदे और नुकसान हैं, तो आप विकिपीडिया लेख पढ़ सकते हैं। 2 त्वरित बातें। सबसे पहले, स्मोक डिटेक्टर जीवन बचाते हैं। साल में एक बार बैटरियां बदलें, जांच करें कि वे काम करती हैं और हालांकि एक प्रकार रेडियोधर्मी है, इसे अपने घर में रखना पूरी तरह। दूसरा, हमारे स्पष्टीकरण में हमने स्मोक डिटेक्टर के आयनीकरण कक्ष की सर्किटरी को सरल बनाया। वास्तव में शीर्ष धातु सिलेंडर भी एक आयनीकरण कक्ष है और सर्किटरी मध्य डिस्क के वोल्टेज को समझती है और शीर्ष कक्ष में आयनीकरण गतिविधि की तुलना करती है निचले कक्ष में संदर्भ आयनीकरण गतिविधि से, ताकि पता चल सके कि कब धुआं मौजूद है। यहाँ इसे समझाने वाला एक योजनाबद्ध तरीका दिया गया है। और ध्यान दें, कुछ डिजाइनों में कक्षों में वोल्टेज उल्टे होते हैं। आगे हम 2 विषयों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो स्मोक डिटेक्टरों से निकले हैं, जो विभिन्न परमाणुओं के प्रतिसहज आकार हैं और गीजर काउंटर कैसे काम करते हैं। इसलिए बने रहें क्योंकि ये वाकई दिलचस्प विषय हैं। लेकिन अभी के लिए आइए इस वीडियो के प्रायोजक पीसीबी पर चर्चा करें। पीसीबी सरल से लेकर, जैसे कि स्मोक डिटेक्टर के अंदर यह जिसमें सिर्फ 2 दर्जन छेद और निशान हैं, से लेकर अविश्वसनीय रूप से जटिल, जैसे कि जीपीयू के अंदर वाले जिसमें सैकड़ों घटक, कई परतें, अंदर चलने वाले हजारों निशान और हजारों कनेक्शन पॉइंट वाले बॉल ग्रिड एरे। पीसीबी किसी भी पीसीबी को सरल से लेकर जटिल तक प्रतिस्पर्धी कीमतों और त्रुटिहीन मानकों के साथ तेजी से बना सकता है, जैसे कि वायरलेस ईयरबड्स में पाए जाते हैं। पीसीबी से आप $5 जितनी कम कीमत में मानक बोर्ड और $78 और उससे ज्यादा कीमत में जटिल पीसीबी खरीद सकते हैं। और फिर एक वरिष्ठ इंजीनियर खुद को तैयार उत्पाद में पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर देगा। इसके अतिरिक्त आप $30 से भी कम में बोर्ड असेंबल करवा सकते हैं और आप सीधे पीसीबी के इंजीनियरों के साथ काम करेंगे जो असेंबली प्रक्रिया के दौरान तस्वीर भेज सकते हैं। तो चलिए स्मोक डिटेक्टर से संबंधित 2 शाखाओं के बारे में बात करते हैं, परमाणु आकार और गीजर काउंटर। जैसा कि आप जानते होंगे, परमाणु अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, परमाणु का आकार भी बढ़ता है? आइए जांचें। यहाँ 11 प्रोटॉन वाला सोडियम है और यहाँ 95 प्रोटॉन वाला अमेरिकियम है। जब हम अनुभवजन्य माप के आधार पर परमाणु त्रिज्या को देखते हैं,
सोडियम वास्तव में अमेरिकियम से बड़ा होता है। यह बल्कि विरोधाभासी है, क्योंकि आप सोचेंगे कि जैसे जैसे हम अधिक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, परमाणु का आकार तदनुसार बढ़ता जाएगा। तो सोडियम अमेरिकियम से बड़ा क्यों है? खैर, इसका संबंध इस तथ्य से है कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बहुत अधिक बल के साथ आकर, उदाहरण के लिए यदि 1 ग्राम शुद्ध प्रोटॉन को 1 ग्राम शुद्ध इलेक्ट्रॉन से 100 मीटर की दूरी पर रखा जाए, तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को 1500 ट्रिलियन टन बल से आकर्षित करेंगे, जो 440 बिलियन सैटर्न वी रॉकेट के बल के बराबर है। बल्कि अकल्पनीय है न? एक समान बल एक परमाणु में होता है। अमेरिकियम में 95 प्रोटॉन होते हैं और वे इन 95 इलेक्ट्रॉनों को इतनी मजबूती से पकड़ते हैं कि अमेरिकियम परमाणु की त्रिज्या सोडियम के आकार से थोड़ी ही छोटी होती है। यहाँ आवर्त सारणी का 3D निरूपण है और प्रत्येक तत्व की ऊंचाई दर्शाती है कि प्रत्येक परमाणु कितना बड़ा है। उदाहरण के लिए, आर्गन से पोटेशियम तक परमाणु त्रिज्या में आकार की छलांग इलेक्ट्रॉन शैल की संख्या और विन्यास में वृद्धि का परिणाम है, जबकि प्रत्येक स्तंभ के नीचे त्रिज्या में वृद्धि इलेक्ट्रॉन के आंतरिक शैल द्वारा बाहरी शैल को प्रतिकर्षित करने के कारण होती है, और बाएं से दाएं त्रिज्या में कमी नाभिक में प्रोटॉन और शैल में इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल के कारण होती है। एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकियम 241 सोडियम से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग 11 गुना है और इसके कारण अमेरिकियम सोडियम के घनत्व से 14 गुना अधिक है। घनत्व में यह प्रवृत्ति कई अन्य तत्वों पर भी लागू होती है। नियम है, इसकी परमाणु त्रिज्या अपेक्षाकृत छोटी है और यह सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों में सबसे सघन है। इस प्रकरण को समाप्त करने के लिए आइए संक्षेप में गीजर काउंटरों पर चर्चा करें। संक्षेप में, गीजर काउंटरों के मूल सिद्धांत धूम्रपान डिटेक्टरों के समान हैं। इस ट्यूब में हमारे पास एक आयनीकरण कक्ष है। विकिरण अभ्रक से बनी इस खिड़की से प्रवेश करता है, पर आर्गन होता है। हम एक केंद्रीय छड़ पर सकारात्मक वोल्टेज लगाते हैं और फिर आसपास के सिलेंडर पर नकारात्मक वोल्टेज लगाते हैं, और परिणामस्वरूप आयनित आर्गन नकारात्मक रूप से आवेशित दीवार की ओर यात्रा करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन केंद्रीय छड़ की ओर वोल्टेज लगभग 500 से 1000 वोल्ट पर बहुत मजबूत होता है, और यह उच्च वोल्टेज आयनीकरण का एक हिमस्खलन बनाता है, जो बीटा कणों का पता लगाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनके पास अल्फा कणों की तरह लगभग उतनी आयनीकरण क्षमता नहीं होती है। फिर हम करंट को मापते हैं, और जब करंट में स्पाइक होता है तो इसका मतलब है कि कुछ विकिरण कण खिड़की में प्रवेश कर गए हैं और चैम्बर में कुछ गैस को आयनित कर दिया है। गीजर काउंटरों में कई अन्य डिजाइन तत्व हैं, लेकिन क्योंकि मूल सिद्धांत स्मोक डिटेक्टरों के समान है, यह एजुकेशनल अनुराग है और हम 3D एनिमेशन बनाते हैं जो उस तकनीक में गहराई से उतरते हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया को चलाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।